क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि आप 100 में 95 प्लस अंक जरूर लेकर आओगे मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूरा अंक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है, श्रृंगार रस मंडल के रचनाकार हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, राधा चरण गोस्वामी। तो श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं कौन मेरे प्यारे बच्चों? गोसाई विट्ठलनाथ। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 का खा, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, लल्लू लाल। तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का गा है, खड़ी बोली गद्य के जनक हैं जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो खड़ी बोली गद्य के जनक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घा है, रसज्ञ रंजन कृत के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो रसक रंजन कृत के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर है, रेखा चित्र पर आधारित रचना है मुद्रा राक्षस, साहित्य लोचन, अतीत के चलचित्र, अंतरिक्ष की यात्रा। तो रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र, और ये मेरे प्यारे बच्चों महादेवी वर्मा की रचना है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की रचना है। किसकी है? विशाख दत्त की। साहित्य लोचन बाबू श्याम सुंदर दास की है। अंतरिक्ष की यात्रा किसकी रचना है? आप कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न नंबर 2 का है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है भारतेंद्र हरिश्चंद्र को, सुमित्रानंद पंत को, अज्ञेय को, सराहपा को। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सराहपा को। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का खा है, तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943, दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951, और तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन है 1962। तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1962। इसके बाद गा नंबर है, कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं भूषण, गणानंद, केशवदास, या फिर जायसी। तो केशवदास कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, नरेंद्र शर्मा, भवानी प्रसाद मित्र। तो सामधेनी काव्य के रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर, और उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। एक बार आपको फिर से हम बता दें, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का अंगा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? बिहारी सतसई मेरे प्यारे बच्चों, बिहारी की रचना है, और बिहारी लाल जी रीतिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो बिहारी सतसई रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है। तो आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है, और कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। उर्वशी को रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों 10 अंक का। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के। किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। तो ये गद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है।
पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। तो जहाँ पर जन शब्द दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, भूमि शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, पृथ्वी दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। इसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। पृथ्वी की देह को किसने और किस तरह से सजाया है, तो आपने अभी पढ़ा था। पृथ्वी की देह को नदियों ने सजाया है। नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अगणित का अर्थ होता है अनगिनत या असंख्य। अभ्युदय का अर्थ होता है उन्नति या विकास। फिर धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इसका उत्तर आपने अभी पढ़ा था, आसानी से आपको मिल जाएगा, बस पैराग्राफ आपको अच्छे से पढ़ना है। धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि इसकी कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं जो जीवन और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर अगला, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की आपको करना है व्याख्या। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कैसे लिखना है। इस अंश में यह बताया गया है कि धरती में अनगिनत खजाने छुपे हैं जो हमारी आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक हैं। नदियों द्वारा बनाई गई मिट्टियाँ और जड़ पत्थर जब कुशलता से शिल्पियों द्वारा संवारे जाते हैं तो वे सौंदर्य का प्रतीक बन जाते हैं। यह संकेत करता है कि हमें पृथ्वी की इन अमूल्य संपत्तियों का सही ढंग से उपयोग और संरक्षण करना चाहिए ताकि हम आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध हो सकें। अथवा करके 2 पूछता है, आपको चूज कर सकते हैं कौन सा करना है, लेकिन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उसके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास में समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की और यादें किसी भी कारण या संभव ना हो तो भरण पोषण की तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड हैं। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है प्रगति के मानदंड, लेखक का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है आपको व्याख्या। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। लेखक का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का भरण पोषण, शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था समाज की जिम्मेदारी है। अगर किसी व्यक्ति को जीविकोपार्जन में कोई कठिनाई होती है तो समाज को उसकी सहायता करनी चाहिए। यह न केवल व्यक्ति की भलाई के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभ्य समाज को इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति अपने विकास के लिए सक्षम हो सके। इसके बाद तीसरा प्रश्न है लेखक के अनुसार मनुष्य के विकास में समाज की क्या भूमिका है। तो लेखक के अनुसार समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह हर व्यक्ति के विकास में सहयोग करे। समाज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मिले ताकि वह समाज का जिम्मेदार सदस्य बन सके और अपने विकास में सफल हो सके। इसके बाद अगला प्रश्न है मनुष्य की प्रगति के मुख्य मानदंड क्या है। तो पहला है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, चौथा है सामाजिक सुरक्षा और पांचवा है कल्याण। इसके बाद है भी नंबर। लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकार क्या होने चाहिए। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के मूल अधिकारों में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए। पहला है न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 प्रश्न इसमें भी होते हैं, 2-2 अंक के, कुल मिलाकर के आपके पद्यांश होता है 10 अंक का। ठीक है, कितने अंक का होता है 10 अंक का। तो ये भी पद्यांश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कान दूत केंधो ब्रह्म दूत पधारे। आप गोपिया उद्धव से कहती है उद्धव आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हैं, आप ब्रह्म के दूत बनकर आए हैं। धारे परन फेरन को मत ब्रजबारी की, आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। कहे रत्नाकर पे प्रीत रीत जानत न। रत्नाकर कहते हैं, फिर गोपिया कहती हैं कि आप प्रेम की रीत को नहीं जानते हैं। ठानत अनीति आन रीत ले अनारी की, आप अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मान्यो हम कान ब्रह्म एक ही कहे जो तुमने जो कहा हमने मान लिया कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है। तो हमें भावत न भावना अन्यारी की, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती। जय है बन बिगड़ न बरती वरिद को, बूंदता बिलई है बूंद विवश बेचारी की। यदि समुद्र में एक जल की बूंद को मिला दिया जाए तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यहाँ पर का नंबर प्रश्न है
उपयुक्त पद्यांश के पाठ और रचयिता, तो ये उद्धव प्रसंग से लिया गया है। लेखक का नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके बाद अगला प्रश्न है, गोपियों ने किसे और क्यों अनाड़ी कहा है? तो गोपियों ने कान्हा को अनाड़ी कहा है क्योंकि वह उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए उन्हें अनाड़ी मानती हैं। तीसरा है आनति और भावत शब्दों का अर्थ। तो आनति का मतलब होता है अन्याय गलत तरीके से, अनीति का मतलब अन्याय गलत तरीके से, भावत का अर्थ है प्रेम करना या मानना। इसके बाद अगला प्रश्न है, कानदूत केंद्रो ब्रह्मदूत पधारे, आप पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है, समान ध्वनि के कारण इसमें अनुप्रास अलंकार है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो व्याख्या मैंने पूरी आपको बता दिया है। फिर अथवा करके दिया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे दे फेंक तज कर्मो हो स्मृति के पार, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी है आधार। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पाठ का नाम है अभिनव मनुष्य, लेखक का नाम है यानी कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो व्याख्या किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए बताते हैं व्याख्या। इन पंक्तियों में कवि ने मानव को चेतावनी दी है कि यदि विज्ञान एक तलवार के समान है तो इसे छोड़ देना चाहिए। यह चेतावनी इसलिए है क्योंकि मानव अभी भी शिशु और नादान है और उसे विज्ञान के खेल में उलझना नहीं चाहिए। कवि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य को विज्ञान की तीखी धार और उसके संभावित नुकसान के बारे में समझना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? तो कवि ने मानव को विज्ञान के प्रति सचेत किया है। उन्होंने यह कहा है कि विज्ञान की शक्ति और उसके उपयोग में सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि यह न केवल ज्ञान का स्रोत है बल्कि इसमें खतरनाक पहलू भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? तो कवि ने कहा है कि विज्ञान तलवार के समान है तो मनुष्य को इसे फेंक देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह अभी भी नादान है। विज्ञान के साथ खेलने का साहस नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी धार तीखी है और यह अंगों को काट सकती है। इससे यह संकेत मिलता है कि विज्ञान का उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त रस एवं अलंकार का नाम लिखिए। तो इसमें वीर रस है क्योंकि कवि ने विज्ञान के महत्व और सावधानी के साथ इसके उपयोग को दर्शाया है। उपमा अलंकार है क्योंकि विज्ञान के तलवार के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके बाद 5 का नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में और 5 अंक का है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, हरिशंकर प्रसाई। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय देते हुए उनकी साहित्यिक विशेषताओं को लिखिए। भारतेंद्र हरिश्चंद्र महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है 6 नंबर, पंचलाइट कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। 80 शब्द में है और 5 अंक का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो आप इसको तैयार करेंगे। इसके बाद 7 नंबर है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। 80 शब्द में लिखना है, 5 अंक का है। तो ये खंडकाव्य मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग जिले के लिए होता है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद खंड खा है, इसमें प्रश्न नंबर 8 का क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये 7 अंक का होता है और 7 अंक आपको तभी मिलेंगे जब आप संदर्भ के साथ में अनुवाद लिखेंगे। तो चलिए इसका अनुवाद बताते हैं हम। संस्कृत साहित्य देखो इसका अर्थ हम बता रहे हैं, अनुवाद बता रहे हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुल गुरु कालिदास और अन्य भाष भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक संस्कृत भाषा है। संदर्भ कैसे लिखना है देख सकते हैं आप। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषाएं महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, इसके बाद अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसको। यदा वयम 16 वर्षीय देशीय आसी तदा से कनीसी भगनी विसूचकाय पंचत्वम गता वर्षत्रयान्तरस्य पितृभ्यो अपि दिवांगता देवोर्नैव मृत्यु दृष्ट्वा आसीदस्य मनांस कथम अहम कथम अयम वयम लोका मृत्यु भयात् मुक्ता सहदित चिंतयतः एवा अस्ति सहस्यो वैराग्य प्रदीपा प्रज्वलिता एकमस्मिन् दिवसे अस्तगते भगवती भास्वत मूल संग्रम ग्रहम ताजयत। तो संदर्भ कैसे लिखना देख सकते हैं आप।
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। इसका अनुवाद देख लीजिए। जब वह लगभग 16 वर्ष के थे तब इनकी छोटी बहन की मृत्यु हैजे से हो गई। 3 वर्ष के उपरांत इनके चाचा भी स्वर्ग सिधार गए। इन दोनों की मृत्यु देख इनके मन में प्रश्न उठा कि मृत्यु के भय से कैसे मुझे और कैसे इस जग को मुक्ति मिल सकती है। ऐसा विचार करते हुए इनके हृदय में सहसा वैराग्य का दीपक जल उठा। एक दिन भगवान सूर्य के अस्त होने के उपरांत मूलशंकर ने घर छोड़ दिया। इसके बाद खा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात कीजिए। ये भी 7 अंक का है। वर्ष परवेगा विपुला पतंति प्रवाहंति वाता समदूर्ण वेगा प्रनष्टकूला प्रवाहंति शीघ्रम नद्यो जल विप्रतिपन्न मार्गा। संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वर्षा खंड से अवतरित है। यहाँ पर अर्थ देख सकते हैं इसका। वर्षा की अधिक झड़ी पड़ रही है, तेज हवा बह रही है, किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदलकर नदियाँ तीव्रता से जल बहा रही। फिर अथवा करके दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अर्ध दानव वैरणा गिरजय अर्ध शिवासुतम, यानी भगवान शिव का आधा भाग दानवों के शत्रु विष्णु ने ले लिया और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। इस प्रकार से हे राजन, पृथ्वी तल पर पूरी तरह से शिव का अभाव दिखाई देने से गंगा सागर में, चंद्रकला आकाश में, शेषनाग रसातल में चला गया, सर्वज्ञता और अधीश्वरता आप में चली गई और भिक्षा मुझे मिल गया। संदर्भ देख सकते हैं आप कैसे लिखना है यहाँ पे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न है। कितने अंक का है? 4 अंक का है। 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, 4 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रश्न उत्तर आप तैयार करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 10 का खा और गा है। क्या कह रहा है? श्रृंगार अथवा विभत्स रस, यमक अथवा उपमालंकार, दोहा अथवा कुंडलीय छंद। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर का है, निबंध है, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, इनको आप जरूर तैयार करेंगे। इसके बाद 12 का पहला है, नयनम का संधि विच्छेद तो ने प्लस अनम होता है। कलाव्यू का संधि विच्छेद होता है कलो प्लस यू, कलो प्लस यू। इसके बाद है वृद्धा का संधि विच्छेद तो वृद्ध प्लस धा होता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो अनुरूपम में समास है अव्ययीभाव, श्रेष्ठ पुरुषा में कर्णधारा है, मीनाक्षी में बहुव्रीहि। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यहाँ पर 8 अंक का प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। 2 अंक का है। पुत्रवती महत्व दीनता, तो पुत्रवती पुत्र शब्द है, मतु प्रत्यय है, महत में महत शब्द है, तो प्रत्यय है, दीनता में दीन शब्द है, तल प्रत्यय है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द का प्रत्यय बताइए। तो गुरुता में तल प्रत्यय है, भूता में अक्त प्रत्यय है, बलवती में मतु प्रत्यय है। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक का है। आकाशे छात्रे समम स्नात, इसमें समम शब्द आ गया है। साह युक्त प्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति है। श्री गणेशाय नमः, इसमें चतुर्थी विभक्ति है। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।